आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके मॉक टेस्ट के मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं? कमेंट करके बताइए। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। देखो यार, 3 मेजर कारण की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। पहला कि आप सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपकी रिवीजन रह जाती है। दूसरा, जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं वो मॉक टेस्ट में सेम गलतियां दोहराते हैं। और तीसरा, आप रिवीजन सही तरीके से नहीं करते हैं और आपका रिवीजन में बहुत टाइम लग जाता है जिसका इफेक्टिव रिजल्ट 0 हो जाता है। तो आज हम एक प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपके मॉक टेस्ट के नंबर अटक जा रहे हैं। ये सब जगह होता है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है और बहुत सारे ऐसे सिंसियर बच्चों के साथ भी होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अरे सर, मैंने तो ये वाला चैप्टर पढ़ा ही था, पता नहीं सिली मिस्टेक हो जा रहा है, पता नहीं ये छूट जा रहा है, अरे सर मैंने इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं देखा, अरे सर मैंने इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं देखा, मैंने गलत मिस्टेक ऐड कर दिया, मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया, मैंने OMR में गलत फॉर्म फिल कर दिया। एंड उसके बाद इवेंचुअली नेट रिजल्ट ये होता है कि हर टेस्ट में आपके कुछ ना कुछ कारण से नंबर कम ही रह जाते हैं। तो द बेस्ट वे टू सॉर्ट दिस इज टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। पहला, आप जहां भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपके पास वहाँ पे टीचर का एक्सेस है तो उस टीचर के साथ पर्टिकुलरली बैठ के मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। और अगर टीचर का एक्सेस नहीं है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। आप कोड बना लीजिए अपने सारे मॉक टेस्ट का जो आपने दिया है और उसको 3 कैटेगरी में डालिए। पहला, C डाल देना कोड C मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल एरर कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछ दिया कि भाई देखो इंसिडेंट लाइट का कितना % फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। आप सबको पता है 50% पार होता है और प्लांट कितना यूज कर पाता है उसका 2 से 10%। तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया इंसिडेंट लाइट का प्लांट कितना यूज कर पाता है, तो 1 से 5% होना चाहिए, पार का है, तो दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल एरर। मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड पे कोई सवाल डाल दिया जो आपसे नहीं बना, दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल एरर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जहां पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं चमक रहा, या मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो टेट्राप्लॉइड मेल है और डिप्लॉइड फीमेल है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी निकालो, इस तरह के सवाल, या DNA फिंगरप्रिंटिंग का सवाल, तो इस तरह के सवाल अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल एरर। तो आप जब भी मॉक टेस्ट दीजिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल एरर को नोटिस कीजिए एंड उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस कीजिए कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो या उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए या उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपका उस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आएगा और फिर आपका इवेंचुअली अगले टेस्ट में उसके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला एरर हुआ। दूसरा एरर हम कहते हैं कि फैक्चुअल एरर। कोई फॉर्मूला था मुझे नहीं आता था, कोई डेटा था मुझे नहीं आता था, कोई एग्जाम्पल था मुझे नहीं आता था, तो दैट इज फैक्चुअल एरर। फैक्चुअल एरर को आप सिंपली जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहे फैक्चुअल एरर वाले, उस पॉइंट को आप अपने मिस्टेक नोटबुक में एक अलग से कॉपी बनाइए, उस कॉपी में लिख के रख लीजिए और एग्जाम से पहले सिर्फ उस पॉइंट को रिवाइज कर लीजिए, तो अगले टेस्ट में आप उस फैक्चुअल एरर की गलती नहीं करेंगे। एंड तीसरा जो आप कंफ्यूज करते हो, जो आपको लगता है सिली मिस्टेक है, तो बेटा वैसे तो हर क्वेश्चन में सिली मिस्टेक ही है, बट सिली मिस्टेक वर्सेस कॉन्सेप्चुअल एरर में ध्यान रखना। सिली मिस्टेक सिर्फ वो मिस्टेक है कि मुझे ऑप्शन बी मार्क करना था, मैंने सी मार्क कर दिया, मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, है ना, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बट क्या है कि क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, या 2 ऑप्शन सही था, बी एंड सी सही था, मैंने पहला ऑप्शन देख के टिक मार दिया, दैट इज योर सिली मिस्टेक। अगर आप सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की एफिशिएंसी कम है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। सिली मिस्टेक कैन बी ओनली सॉल्व बाय डूइंग मोर सिली मिस्टेक। आप अभी जितनी सिली मिस्टेक करेंगे टेस्ट में उतने कम सिली मिस्टेक करेंगे, तो बेटर सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने आपके सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। यही 3 तरह का एरर बच्चों को होता है मॉक टेस्ट में, और अगर आप इन तीनों एरर को एड्रेस करते हैं और फिर जाके मॉक टेस्ट देते हैं
तो आपको मॉक टेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप एक अच्छा सोर्स देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट का बेटा, तो आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे जाइए। हमने आपके लिए 30 चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए मॉक टेस्ट बनाए, जिसमें कुछ पार्ट टेस्ट हैं, कुल फुट टेस्ट हैं। पूरा सिलेबस आपको वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपके घर पे डिलीवर कराया जाता है विथ OMR शीट, और इसका सॉल्यूशन ऐप पे प्रेजेंट है। तो इस मॉक टेस्ट को दीजिए, इसको एनालाइज कीजिए और अपने नीट का स्कोर इंप्रूव कीजिए। अगर आप ऑफलाइन एनवायरनमेंट में हमारे पास आके मॉक टेस्ट देना चाहते हो और दिल्ली NCR में रहते हैं, तो नोएडा में हमारा सेंटर है बेटा। आप डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल सेंटर पे आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आइए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमसे कराइए और उसके बाद अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए। तो जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर आके मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक हेल्पलाइन नंबर पिन कर दूंगा। आप उस हेल्पलाइन नंबर से एड्रेस ले लीजिएगा और टेस्ट का सिलेबस ले लीजिएगा और आके यहाँ पे आप हमारे साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बस सिंगल पॉइंट एजेंडा आपका अभी अगले 6 महीने होना चाहिए कि इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है किसी भी हाल में। एंड हम NCERT रिव्यू भी, आज तो किसी कारण से नहीं हो पाया, कल से NCERT रिव्यू भी रिलीजियसली रिगरसली स्टार्ट करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो बायोलॉजी तुम्हारा बाय 1 दिसंबर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। केमिस्ट्री की भी आज तुम्हारी शाम में 5 बजे NCERT रिव्यू, तो केमिस्ट्री भी बाय दिसंबर एंड खत्म हो जाएगा। और अगर तुम इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो फिजिक्स के भी NCERT रिव्यू कराएंगे। तो मतलब वी आर हियर टू गिव योर 100%। आप भी अपना 100% दीजिए और हम दोनों के मेहनत से आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे हम। थैंक यू।